हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपके सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आपको मिल गई होंगी और आपको समझ भी आ गई होंगी, तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट यूनिट में। तो अब हम आपका यूनिट 4 स्टार्ट करें, दैट इज स्ट्रक्चर्स। उससे पहले आपने एरेज पढ़ा, पॉइंटर्स पढ़ा, स्ट्रिंग्स पढ़ा, और उसके बाद अब हम अपना स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी जिनके मैंने अभी चैप्टर्स के नाम लिए वो आपको मिल गई होंगी। बाकी अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सेम एज जो कि हमको उसमें पढ़ना था स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में, ऐसा ही कुछ इसमें भी पढ़ना है। डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सचेंज एंड लॉट्स मोर देन दैट। और उसके बाद आपको एक और बात बता रही है कि जो आपके प्रोग्राम्स आते हैं सी लैंग्वेज के, वो थोड़े से हार्ड आते हैं, क्योंकि अब आप सेकंड सेम में हैं तो टिपिकल से प्रोग्राम्स आएंगे। तो एक प्रोग्राम के लिए सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। बाकी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आराम से पता चल ही जाना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोग्राम का सेपरेट ही कॉलम हो तो प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रक्चर्स। See, what is structure first time? Structure in C is a user defined data type, right? अभी तक आपने जो भी डेटा टाइप पढ़े थे वो आपके डिफाइन नहीं थे, वो लाइब्रेरी के डिफाइन थे। बट अभी जो आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं वो यूजर डिफाइन, यानी कि आप उनको डिफाइन कर पाएंगे, अपने आप से आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। That enables us to store the collection of different data types। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, राइट। आप उसमें इंटीजर स्टोर कराइए, कैरेक्टर स्टोर कराइए, फ्लोट स्टोर कराइए, जो आपको कराना है वो आप स्टोर कराइए, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर स्ट्रक्चर। सी simulate the use of classes and templates as it can store various information। ये जो सी ए यहाँ लिखा है ये कैन है, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्ट्रक्चर्स कैन स्टिमुलेट, राइट। द तो स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को यूज कर सकते हैं। ओके, पहला पहला कुछ मोटा मोटा समझ आ रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर क्या होता है। एक तरीके से जैसे एरेज था, एरेज में क्या होता था, आप एक ही टाइप का डेटा स्टोर कराते थे, है ना। अब जो आप कैरेक्टर करवा दीजिए, आप इंटीजर करवा दीजिए, आप फ्लोट करवा दीजिए, बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। आप उसमें बहुत सारे वेरियस टाइप के डेटा स्टोर करवा सकते हैं। क्योंकि अब ये देखो, आपको किसी स्टूडेंट की या किसी एम्प्लॉय की कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है, स्टोर करवानी है, तो आप क्या करोगे। आप सीधा एक कैरेक्टर, एक एरे लिख दिया आपने कैरेक्टर टाइप का, तो उसमें खाली नेम स्टोर हो सकता है, उसकी सैलरी नहीं स्टोर हो सकती, ये स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं स्टोर हो सकता। बट स्ट्रक्चर में आप एक ही वेरिएबल में बहुत सारी अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं। आप उसका नाम कैरेक्टर में लिख दीजिए, आप उसके मार्क्स फ्लोट में लिख दीजिए, और आप उसका रोल नंबर इंटीजर में लिख दीजिए, राइट। इसलिए हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर। लेट्स सी द सिंटेक्स टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्ट जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब भाई कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, इनको जरूरत है स्ट्रक्चर की। तो हम वहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते हैं, पहले स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर का नाम। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं अपनी मर्जी का। फिर ये आपके मेंबर्स उसमें स्टार्ट होते हैं डलना। यहाँ पे आप बताते हैं कि आप कौन कौन से मेंबर को ले रहे हैं। पहले उसका डेटा टाइप होता है और फिर उस मेंबर का नाम होता है। सपोज आपको रोल नंबर इंटीजर में प्रिंट करवाना है तो आप इंट रोल नंबर लिखेंगे, कैरेक्टर नेम लिखेंगे। अगर एरे चाहिए तो उसमें एरे वाला डब्बा बना देंगे, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट सी, आपको ये एक एग्जांपल दिखाते हैं। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, अब ये एम्प्लॉय का था तो इसलिए हमने एम्प्लॉय लिख दिया। अगर ये किसी स्टूडेंट का होता तो हम यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अब उसकी आईडी हमने इंटीजर वैल्यू में प्रिंट करवाएंगे या स्टोर करवाएंगे, और उसका नाम कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर होगा, और उसकी सैलरी फ्लोट में होगी, क्योंकि सैलरी जो है वो पॉइंट में जाती है। तो आप सैलरी को फ्लोट में स्टोर करवाइए, राइट। सी, अब ये डिक्लेयरिंग का है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल फॉर द स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर और द स्ट्रक्चर इजीली ऑन द स्ट्रक्चर इजीली। ये थोड़ा दिख नहीं रहा, ओके। देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड विद इन मेन फंक्शन, बाय डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, सी देखो, लेट्स सी द एग्जांपल। डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड, इट शुड बी डिक्लेयर्ड विद इन द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है। सी,
अभी देखो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये पहले आपने एक लाइन लिख दी मेन फंक्शन के ऊपर। नाउ ये जो नीचे वाला है ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, आपने पहले ये मेन फंक्शन के ऊपर, सपोज ये जो लाइन है ना यहाँ पे मेन फंक्शन ही है, तो मेन फंक्शन के ऊपर ये आपका डिक्लेयर किया जाएगा कि हम एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये E1 और E2 ये एम्प्लॉय के नाम है, कि एक E1 एम्प्लॉय होगा, एक E2 एम्प्लॉय होगा, यानी कि वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर होनी है पूरी E1 में, जिसका नाम अभी आपको नहीं पता, उसका नाम तो आप उसकी E1 में स्टोर करोगे ना। इस तरीके से समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा। देन नेक्स्ट वे था, लेट्स सी अनदर वे टू डिक्लेयर वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। अभी आप जब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम पे आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और इस ब्रेस के बाद ही E1 और E2 को आप डिक्लेयर कर दीजिए डायरेक्टली। आपको नीचे मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। सी इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड, यूज द फर्स्ट अप्रोच। इट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल मैनी टाइम्स। है ना, अगर आपको नहीं पता कि इसमें कितने सारे मेंबर्स आ सकते हैं तो आप बस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय E1 E2 बस आपको ये लिखना है, आप उसके बाद नीचे कहीं भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके नंबर्स फिक्स हैं तो आप सेकंड अप्रोच यूज करिए, क्योंकि ये आपके जो कोड है उसमें उसको डिक्लेयर करने की कैपेसिटी को मतलब कि मिनिमाइज करता है। आप उसको बार बार आपको लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, है ना, मेन फंक्शन के बाद। Now, accessing member of a structure. For accessing any member of a structure variable, we use dot operator, which is also known as membership operator. The format for accessing a structure member struct variable dot member, right? वेरिएबल जो पहला था जिसे आपने लिखा था ना स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय डॉट ID, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सी हियर इज योर एग्जांपल। तो आपका स्टूडियो कॉनियो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमने क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉपी करने वाले हैं, इसीलिए हमने स्ट्रिंग का भी फंक्शन लिया है। सी आपने यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के नाम से, आपकी इंट ID, कैरेक्टर नेम 50, बस हमने इतना ही लिया, ज्यादा नहीं लिया। और हमने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दिया सेकंड वाले मेथड से E1, क्योंकि हमको एक ही के लिए बनाना था। तो अभी आपको वॉइड मेन फंक्शन, अभी आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज डाल रहे हैं। E1 डॉट ID इज इक्वल टू 101, उसकी ID आपने एंटर कर दी 101। आप खुद से भी इसमें इनपुट दिला सकते हैं, राइट, मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर उसके बाद आप उसका नाम कॉपी करवाएं, दैट इज E1 डॉट नेम में आपको राम कॉपी करवाना है, सेम अपने नाम कॉपी भी करवा दिया। फिर उसके बाद आप इसको प्रिंट करवाएंगे, तो ये एक्सेस करने का तरीका यही होता है, E1 डॉट ID, E1 डॉट नेम, दैट्स इट। एंड गेट से आप उसको प्रिंट करवा दीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, हाँ तो बता नहीं सकते हो। देन हियर इज योर नेक्स्ट ओ क्या प्रोग्राम। अब से आपका पहले जो कैरेक्टर का नाम था, है ना, वो एरे में था, अब ये पॉइंटर में हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैरेक्टर का नाम, इंटीजर एज जो है हम इनमें प्रिंट करवाएंगे, स्टोर करेंगे। फ्लोट परसेंटेज के लिए है यहाँ पे, राइट। अभी आपका इंटीजर मेन फंक्शन, अब ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो डिक्लेयर था वो हमने स्टार्टिंग में नहीं किया, यहाँ पर किया मेन फंक्शन के अंदर किया। एक और एग्जांपल बता दिया, मेन फंक्शन के अंदर किया, स्टूडेंट ओ इज इक्वल टू कृष्णा 18 और 80.4, ये उसकी परसेंटेजेस हैं, ये उसकी एज है, और ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अगर आपको किसी और स्टूडेंट का करना है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट ओ W0, इस तरीके से W V, इस तरीके से आप इसमें वेरिएबल डाल के अपना प्रिंट करवाइए, दैट्स इट। देन योर नेक्स्ट, ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसका कोई ऑपरेटर नहीं होता, वो कोई फंक्शन नहीं करता है परफॉर्म, राइट। उसका कोई से स्पेशल ऑपरेटर से वो कोई फंक्शन डिफाइन करे ऐसा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ प्रिंट का करवाता है। ये जो टाइप डेफ स्ट्रक्ट है ना, ये टाइप डेफ वाला जो कीवर्ड है, ये क्यों यूज किया जाता है मैं आपको बाद में बताती हूँ ना, लास्ट में एक स्लाइड है इसकी, वहां पे इसको बताते हैं। बाकी आप इसको बस इतना देखिए कि बस आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले कराने के काम आता है। अब स्ट्रक्ट क्या है हमारे पास, इंटीजर रियल और इमेजिनरी वैल्यू, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। सी वॉइड डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सी, राइट, फंक्शन है ये आपका। प्रिंट एफ परसेंट डी प्लस परसेंट डी आई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना कैसे प्रिंट होता है, 5 प्लस 2i
इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट होता है, ठीक है। सी और फिर यहाँ पे सी डॉट रियल और सी डॉट इमेज फंक्शन तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे ना कि यहाँ पे फंक्शन है इसका, ये रहा पूरा कॉम्प्लेक्स सी। अब कॉम्प्लेक्स सी का जो फंक्शन है हम उसको अब डिस्प्ले कराने मतलब कि किस तरीके से उसको यूज करना है, अब ये है, ठीक है। बाकी अब आपका डिस्प्ले हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सी वन एंड सी टू, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, दैट्स इट। समझ आ गया, आई गया होगा। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आ जाना। जैसे आपका नेस्टेड इफ एल्स होता था, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स आ जाना, सेम एज नेस्टेड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर आ जाना। वही सब आपके हेडर फाइल्स। देन आपका स्ट्रक्ट एड्रेस, आपने एक एड्रेस वाला स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर किया, जिसमें आपका कॉलोनी होना चाहिए कैरेक्टर में, सिटी भी होना चाहिए कैरेक्टर में, और पिन जो होना चाहिए इंटीजर में। आप ये वैल्यूज बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, राइट। देन उसके बाद आपने दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, दैट और फॉर स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नाम से। उसके बाद आपने सिर्फ उसका नाम इसमें स्टोर कराया, और उसके बाद जो ऊपर वाला आपका स्ट्रक्चर था उसको एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्ट एड्रेस ए। उसका एड्रेस आपको बार बार नहीं लिखना, आप शॉर्ट फॉर्म में आपने ए रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस ए बी सी कुछ भी। और ये खाली एक ई, क्योंकि हमको एक ही के लिए करवाना तो हम खाली ई ही लिखेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, अब ये जो आप वैल्यूज है ये अपने कीबोर्ड से डाल सकते हैं। प्रिंट एफ एंटर द नेम कॉलोनी सिटी पिन ऑफ द एम्प्लॉय, गेट्स ई डॉट नेम गेट्स ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, ठीक है। ये ए क्यों आया है, क्योंकि ये हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर से लिया है, इसलिए जब ऊपर दो तीन स्ट्रक्चर एक साथ डिफाइन होते हैं ना, तो इसी तरीके से लिया जाता है। ई डॉट ए डॉट कॉलोनी सब सेट्स में जा रहा है ना, सबसे पहले ई है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद उसके अंदर का जो एलिमेंट है कॉलोनी, ए वाला जो आपका स्ट्रक्चर था उसी के अंदर का था ना, तो सेम एज फॉर दैट। देन आपका सिटी, देन आपका पिन, स्कैन एफ से आपने पिन भी ले लिया, राइट। देन आप प्रिंट एफ करवा के इनको सबको प्रिंट करवा दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेना एक बार। देन योर यूनियन, राइट। ये यूनियन उसी में पढ़ाना था। यूनियन कैन बी डिफाइंड एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बस यूनियन और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हर मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट कराई जाती है, बट यूनियन में सारे मेंबर्स के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होती है, और वो भी सबसे बड़ा जो वैल्यू होगी ना, जैसे कि फ्लोट है आपकी सबसे बड़ी, आपने इंट करवाई, कैरेक्टर करवाई, फ्लोट करवाई, तो फ्लोट सबसे बड़ी हो गई, तो खाली जो सबसे बड़ी वाली मेमोरी होगी ना 8 बाइट की, खाली 8 बाइट ही आपके पूरे उस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट होगी, दैट्स इट। और बाकी आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबके मेंबर के लिए अलग अलग एक मेमोरी एलोकेट कराई जाती है। तो स्ट्रक्चर में आप एक टाइम पे ज्यादा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट यूनियन में आप एक टाइम पे एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, बस। सेम इसका डिफाइन करने का वही है यूनियन, और यूनियन का नाम लिख दीजिए यहाँ पे सेम एज फॉर दैट, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर था, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देन ये आपका उसका कोड है, सेम एज, बस यहाँ पे स्ट्रक्ट होता था, यहाँ पे जॉब हो गया, सॉरी यहाँ पे यूनियन हो गया। फिर आपका इंट मेन जे डॉट सैलरी की आपने वैल्यू डाली, जे डॉट वर्कर नंबर की आपने वैल्यू डाली, फिर आपने अपना सैलरी प्रिंट करवाया, नंबर ऑफ वर्कर्स प्रिंट करवाया। लेट्स सी रिटर्न जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट मेन लिया, वर्ड मेन लेते तो यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देन ये आपका स्ट्रक्चर यूनियन का डिफरेंस, इसको पढ़ लेना, चलो मैं पढ़ देती हूँ। द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर, यहाँ पे यूनियन यूज किया जाता है। When a variable is associated with a structure, the compiler allocates a memory for each member. The size of a structure is greater than or equal to the sum of the size of its member. समझ आ रही है इतनी इंग्लिश तो? Then when a variable is associated with the union, the compiler allocates a memory by considering the size of the largest memory. है ना, जो सबसे बड़ा होगा उसकी मेमोरी को साइज को कंसीडर करके ही मेमोरी आपको एलोकेट कराई जाएगी। Then each member within a structure is assigned unique storage area for location. Memory allocated is shared by individual member of union. Altering the value of a member will not affect other members of the structure. अगर आप एक मेंबर की वैल्यू को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे दूसरे की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन अगर यूनियन की बात हो तो उसमें अल्टर होता है। देन आपका इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम।
Several member of structure can initialize at once. Only the first member of a union can be initialized. बस फिर मैंने बताया आपको बताया था ना कि एक टाइप डेफ का कीवर्ड है जो आप मुझे बाद में बताना है क्यों यूज किया जाता है। सो जो टाइप डेफ एक ऐसा कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में जो आपको ना किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को एक नया नाम देने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपका कोई वेरिएबल है, राइट, अगर आप उसका नाम चेंज कराना चाहते हैं तो आप टाइप डेफ से उसका नाम चेंज करा सकते हैं। इट बिहेव सिमिलरली एज वी डिफाइन द एलिस फॉर द कमांड्स। ये आपका कमांड्स वाला है जो कि आपने पढ़ा नहीं है, राइट। In short, we can say that this keyword is used to redefine the name of an already existing variable. ये इसका सिंटेक्स है ना, क्योंकि पहले से ही एग्जिस्ट करता है कोई वेरिएबल, उसका नाम चेंज करने के लिए या फिर रीडिफाइन करने के लिए आप टाइप डेफ को यूज करते हैं, बस। ये आपका टाइप डेफ फॉर स्ट्रक्चर्स, वही आपका स्ट्रक्चर के नाम को चेंज करने के लिए वो यूज होता है। ये सब पढ़ लेना आप, और कुछ नहीं है इसमें। ये इसका प्रोग्राम है जो कि इम्पोर्टेंट है। सी टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया कि जो स्टूडेंट वाला है आप हम उसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी करो, हम उसका नाम चेंज करने वाले हैं। अपने पहले ही इनिशियलाइज कर देना, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिर आपने उसका नाम एज ये सब करवा दिया और उसने आपने उसका नाम स्टड दिया ना, वेरिएबल आपने यहाँ पे स्टड डिक्लेयर किया। देन आपका इंट मीन स्टड s1, राइट। देन आपका एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट s1, एंटर द नेम। फिर आपने यहाँ पे s1 डॉट नेम, देन आपका s1 डॉट एज, राइट। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट s1 डॉट नेम, एंड देन वही आपका अपने अपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। पर लेकिन सी यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्ट था उसका नाम स्टूडेंट था, है ना, उसका नाम स्टूडेंट था, तो यहाँ पे s1 ना होके स्टूडेंट होना चाहिए था। यहाँ पे स्टूडेंट होना चाहिए था, s1 नहीं होना चाहिए था। पर लेकिन हमने यहाँ पे टाइप डेफ लिखा था तो आप इसका नाम चेंज करा सकते हैं। ओके, समझ आया। अगर टाइप डेफ समझ ना आया हो तो प्लीज एक बार मुझे बता देना, आई विल टेल यू दैट। इसी के साथ आपकी वीडियो खत्म होती है, आपका यूनिट भी खत्म होता है। अगर समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बता देना, ऐसे ही मत बैठे रहना। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, until then go to yourself.